जी नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री। 7th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब यहाँ हिस्ट्री के है ना काफ़ी बड़े वाइड वाइड चैप्टर हैं, तो हम एक चैप्टर को 2 पार्ट में करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये जो सीरीज है ये एनसीईआरटी को पूरा कवर करने के लिए चली हुई है। ये 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगी। और जो एनसीईआरटी होती है ना, हर एक एग्जाम का बेस होती है। हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम एनसीईआरटी के बिना कवर हो ही नहीं सकता। ये फर्स्ट लेसन है जो कि बताया गया है प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। कि ये बताया जैसे कोई भी चीज़ अगर बनने लगी है, इसमें छोटी से लेके बड़ी चीज़ की, जैसे कोई शब्दावली है, कोई व्याकरण के शब्द हैं, या फिर जैसे अब ये मानचित्र है, उनके बारे में यही बताया है कि कैसे वो मतलब कैसे बने, किस प्रकार उनकी शब्दावलियों में फर्क आता गया, और किस प्रकार एक वर्ड है उसके मीनिंग में भी साल दर बर साल कैसे फर्क आता रहा है, उसके बारे में ही पूरा बताया है। अब ये एक मानचित्र है जो इतिहासकार सुने होंगे, अल इदरिसी। अल इदरिसी ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का स्टूडेंट ने ये नाम जरूर सुना होगा कि ज्योग्राफी की अल इदरिसी कौन थे। अल इदरिसी ने 1154 में जो ये मैप बनाया था, ये इंडिया के लिए मैप बनाया था कि इसमें कैसे जो इंडिया है वो कैसे इसमें मैप में दिखाया गया है। फिर ये फर्क दिखाया है। जो दूसरा मैप है, अब दूसरे जो उस पे है, वो एक ये वाला जो मैप है ये बनाया एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने। इतिहासकार क्या मतलब कह सकते हैं, कार्टोग्राफर ने ये बनाया। 1700 के टाइम में बना हुआ मैप है। तो इस मैप में और जो वो पहले वाला मैप है, इसमें बहुत फर्क है। इसमें इंडिया की ये पोजीशन दिखाई गई है, और इसमें ये जो 1720 में बनाया गया है जो मैप, 1720 में जो मैप बनाया है, इसमें ये इंडिया की ये पोजीशन दिखाई है। जैसे ये गुजरात है, ये तटीय एरिया है, और फिर ये यहाँ पे म्यांमार और श्रीलंका ऐसे दिखाए गए हैं। तो इसमें और उसमें जो फर्क है, अब इस मानचित्र के बारे में बताया गया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ग्लीवोम दलिस्ते बताया कि फ्रांसीसी है, फ्रांसीसियों के नाम ऐसे ही होते हैं, ग्लियोम दलिस्ते के एटलस नो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। फिर जैसे मैंने कहा था कि शब्दावलियां भी ऐसे ही फर्क आता रहा है। जैसे कि मैप में ऐसे फर्क आता रहा है कि शुरू में कैसे बने थे, फिर बाद में कैसे बने हैं, ऐसे ही शब्दावलियों के में भी ऐसे ही डिफरेंस आता रहा है। अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया है कि हिंदुस्तान वर्ड है, शुरू में ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश, और कुछ एक राजस्थान का जो एरिया है, साउथ जो राजस्थान कह सकते हैं, तो उस एरिया के लिए जैसे ऐसे ये मान लें कि ऐसे ऐसे करके, तो बस इस एरिया के को हिंदुस्तान कहा है। ये किसने कहा है? मिनहाज सिराज ने कहा है। जो हिंदुस्तान शब्द है वो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के जो बीच का जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र मान लेते हैं, कुछ एक भाग यूपी का भी जिसमें कवर होता है, तो उसके लिए ये जो वर्ड है ये यूज किया गया है। फिर जैसे जब 16वीं शताब्दी में जब बाबर यहाँ आते हैं तो उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द है जो हिंदुस्तान शब्द है वो जो हिंदुस्तान शब्द है उसको
16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। मतलब उन्होंने सारे उपमहाद्वीप की संस्कृति या पेड़ पौधे या वहाँ की संस्कृति को दिखाने के लिए यूज कर दिया। और यह प्रयोग 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो है, क्या नाम है, अमीर खुसरो, सॉरी, HUSRO, खुसरो, इनको क्या कहा जाता है, तोता तोता ए हिंद कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके द्वारा प्रयुक्त जो हिंद शब्द है, जो कुछ कुछ ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान से हिंद जो वर्ड है, जहाँ जो मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जाने लगा, मतलब ये इन्होंने फिर हिंदुस्तान के लिए ये वर्ड यूज कर दिया। जो हिंदुस्तान है उसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज कर दिया। जैसे पूरा जो इंडिया है, जो जिसको हम भारत कह सकते हैं, इंडिया कह सकते हैं, उनके लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज कर दिया। फिर जैसे एक ही वर्ड, एक आगे वो जो वर्ड है जो विदेशी, विदेशी क्या होता है, जो हमारी संस्कृति, जो कोई भी हमारी एक जगह की संस्कृति है, उससे जो अलग व्यवहार करता है, उससे जो अलग जो दिखता है। अगर किसान है तो वो अलग तरह की खेती करता है, और अगर मतलब ये कह सकते हैं यहाँ की संस्कृति में रहने वाले लोग हैं तो वो दूसरी संस्कृति का पालन करने वाले, एक धर्म है तो दूसरे धर्म को पालन करने वाले, उन वर्डों के लिए कौन क्या वर्ड यूज किया जाता है, विदेशी शब्द यूज किया जाता है। ऐसा ही बताया कि जैसे विदेशी जो फारसी शब्द है अजनबी भी कहा जाता है इसको। फिर कहा है कि जो इतिहास है, इतिहासकार और उनके स्रोत क्या रहते हैं। जब इतिहास को पढ़ते हैं तो उनके स्रोत क्या रहते हैं, कौन से क्या यूज करते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। जैसे सिक्के हैं, शिलालेख है, स्थापत्य कला है, लिखित सामग्री है, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ही पढ़ के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इनके बिना तो इतिहास का अध्ययन किया नहीं जा सकता। जैसे कई बार बताया कि जाता है कि ये सिक्के हैं, ये किससे संबंधित हैं। पहले सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, सिक्के के क्या नाम थे, सिक्के के ऊपर क्या उकेरा जाता था, तो ऐसी चीज़ों को ही मतलब वर्णन किया जाता है। फिर शिलालेख किसने बनाने शुरू किए, शिलालेखों पर क्या लिखा जाता था, किसी राजा के द्वारा कराए गए कामों का वर्णन किया जाता था। फिर स्थापत्य कला कि उस काल में स्थापत्य कला कैसी रही है, फिर बदलते बदलते टाइम गुजरने के साथ साथ कैसी स्थापत्य कला ने स्थान ले लिया है। तो ऐसी ही चीज़ों के माध्यम से ही हम जो है इतिहासकार हैं वो इतिहास का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इतना ही बताया है। फिर कागज का मूल्य, जैसे कागज का मूल्य पहले क्या होता था, जो कुछ भी लिखा जाता था, जो कुछ भी लिखा जाता था तो क्या लिखा, पांडुलिपि पर लिखा जाता था। और मैंने फर्स्ट लेसन जो 6th क्लास की हिस्ट्री थी, 6th क्लास की हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में बताया था कि कौन से पेड़ के पत्तों पर पांडुलिपियां जो लिखी जाती थी, वो कौन से पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ये मैंने अच्छे से बताया था। अगर किसी का मन करे तो कमेंट कर सकता है इसके जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, तो कौन से पेड़ की पत्तियों के ऊपर ये किया जाता था। अच्छा, फिर ये बताया है जो कागज था उस टाइम पे कोई कागज का यूज करना ही नहीं जानता था, पर जब कागज जैसे इंट्रोड्यूस भी हो गया था तो बहुत महंगा था शुरुआत में। तो जैसे विद्वान थे जो अपनी प्रतिलिपियां लिखते थे, वो मतलब कागज पे लिखते ही नहीं थे शुरुआत में। फिर क्या हुआ, जैसे 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 कागज का इस्तेमाल करना और कागज का जैसे एक तरह से देखा जाए क्रांतिकारी ही साबित हुआ, तो फिर क्या हुआ, जो पांडुलिपियां वहाँ पत्तों पे लिखी थी, उन पांडुलिपियों को कागज पे लिख दिया गया। और क्या होता था, कागज पे भी लिख दिया गया, और फिर जैसे कई बार
हम ये कहते हैं कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ कागज बस लिखने के लिए यूज नहीं होता। बताया गया कि खाद्य पदार्थ को लपेट के भी जैसे ऐसे रैप करके हम लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, उसमें भी हम कागज का यूज कर लेते हैं। फिर ये जैसे बताया कि बड़े पैमाने पर कागज का प्रयोग होने लगा, जैसे जो धर्म ग्रंथ थे या कोई भी ऐसी चीजें थी, शासकों के जो वृत्तांत थे, संतों के लेखक थे, उपदेश थे, अर्जियां थी, वो सभी इसके ऊपर ही जाने लगी। जैसे एक ये नकलविस दिखाया गया है, नकलविस कहा जाता है इनको, जो एज इट इज तो नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं अपना, जैसे कई बार कहा जाता है, जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा रफ टाइप का होता है तो अपना क्या करता है, अपना जो होमवर्क होता है उसको एक दूसरे की नकल से ऐसे उतार लेता है, तो ऐसे ही ये नकलविस कहा जाता है, जो नकल करके पांडुलिपियाँ या फिर जो ये जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को ऐसे कागज पर ऊपर उकेर रहा है, उसके बारे में बताया। अच्छा, जब पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं, जब ये जैसे ऐसे निकल करके जब उतारते हैं, तो जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हम भी जब नकल करके कोई चीज़ उतार रहे होते हैं, कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर एक्सचेंज में कोई और ऐसा ही वर्ड लिख देते हैं। तो जब ये पांडुलिपियाँ ऐसे ही जब बनाई जाती हैं, तो इतिहासकार क्या बताते हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने बताया कि जैसे ये बहुत बार इनके वर्डों में फर्क आ जाता है, तो ये एज इट इज नहीं होती। फिर ये बताया कि आप यहाँ पर ये बताया कि अरबी की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर से लिखी जाती है से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि, शिकस्त मतलब जुदाई है। अब यहाँ पर जैसे ये दो वर्ड आए हैं, नस्तलिक और शिकस्त। शिकस्त मतलब दाईं ओर, मतलब राइट हैंड से। अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। यहाँ पर बताया है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह कि किस प्रकार नए नए जो समूह हैं किस प्रकार इंट्रोड्यूस हुए। कोई इतिहास में पहले कोई चीज़ थी, अभी कोई है, पहले किस तरह की चीज़ें यूज़ करी जाती थी, उनके बारे में ही बताया है। कि जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि डेवलप होते हैं, तो क्या होती है, जैसे बताया है कि सिंचाई के लिए जो रहट यूज़ करने जाने लगी, कताई के लिए जो चरखे यूज़ करने लगे, युद्ध में आग्नेयास्त्र यूज़ करने, जैसे गोले बारूद यूज़ करने लगे। पहले हथियारों से लड़ाई होती थी, आजकल गोले बारूद से लड़ाई होती है, का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। जैसे इन चीज़ों में आविष्कार होता है, वैसे ही जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जब घूमते हैं, तो कहीं पर उगरी एक चीज़ को लेके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर उसको जलवायु के अनुसार देख के लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे बताया कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये जो तमाम जो चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें क्या होता था, पहले एक जगह पर उगाई जाती थी, फिर ये दूसरी जगह पर भी उगाने जाने लगी। फिर लोगों की जैसे गतिशीलता रहती है, वैसे ही वो चीज़ों को भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। फिर बताया कि जो पर्यावरण है, जो हमारा पर्यावरण जो बदल रहा है, उसमें बताया है कि शुरुआत में खेती का कैसे तरीका होता था और अब खेती का क्या तरीका रहता है। जो हमारे आदिवासी लोग थे, वो भी किस प्रकार, लोग थे जो, वो भी किस प्रकार एक कृषक के रूप में बन के आए, कृषक के रूप में। क्योंकि क्या हुआ, जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, तो जमीन भी ज़्यादा चाहिएगी, तो पेड़ काट कर अपने वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये तरीके जो हैं वो बदलते रहे। अब ये लेसन जैसे बताया, 7th क्लास में जो लेसन है हिस्ट्री में ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो हम एक एक लेसन को 2 वीडियो में कवर करेंगे। इससे वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। सो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।